हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग यहां पर आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है आज हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम लोग आज मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लासेस में जो हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मैंने फ्राइडे को हिस्ट्री कराई थी लास्ट क्लास, तो मैंने आपको मुगल एम्पायर जो है वो पूरा खत्म हुआ था, जिसमें आपको मैंने मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया था। ठीक है, आज जो है क्योंकि मुगल जो कालीन साम्राज्य है वो खत्म हो चुका है, तो आज से हम लोग दोस्तों नए टॉपिक के आगे बढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, जिसमें हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं दोस्तों। क्या है कि जैसे हमारा दोस्तों क्या है, हफ्ते में 7 दिन होता है, तो हम लोग दोस्तों 3 दिन इधर हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हिस्ट्री पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद 3 दिन हम लोग जो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, सैटरडे को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और संडे को हम लोग क्या करेंगे, अब कोई और एक नया टॉपिक किसी अदर सब्जेक्ट से हम लोग लेकर आएंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई एक टॉपिक रहेगा संडे को, वो इंडिपेंडेंट रहेगा कुछ भी। ठीक है, तो उसको हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्लान है। तो दोस्तों जो भी अभी नए हैं और उनको अगर नहीं पता है, तो दोस्तों मेरी ज्योग्राफी की सीरीज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको 3 क्लासेस ऑलरेडी करा दी हुई, जिसमें मैं आपको भारत के भौगोलिक परिचय पढ़ा रहा हूँ। और मैं बता दूं आपको, मेरा जो कोर्स रहता है बहुत डिटेल से मैं कराता हूँ। जैसे मैंने इंडियन ज्योग्राफी शुरू की है, तो मैंने आपको एकदम कॉम्प्रिहेंसिव करा रहा हूँ, मैं उसको एकदम डिटेल से हर एक चीज़ को बारीकी भी, आप कोई भी पेपर दे सकते हैं उसको पढ़कर, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, और क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, मैं इसकी भी गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के बाद। अब हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य। ठीक है, हम लोग मराठा साम्राज्य या कह सकते हैं मराठा एम्पायर। ठीक है दोस्तों, मराठा एम्पायर हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जब मराठा एम्पायर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको क्या करूंगा, सबसे पहले हमें देखो, अब हम पढ़ते ही हैं तो हमको सबसे पहले काम करना है मराठा साम्राज्य में, क्योंकि मराठा साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग 2 चीज़ों को देखते हैं। एक तो देखते हैं कि कुछ जो मराठा साम्राज्य के आरंभिक वर्षों में हम देखते हैं कि जो वहाँ के राजा होते हैं, ठीक है, उनका भूमिका देखते हैं। फिर इसके बाद हम जब देखते हैं कि जब 1707 के बाद हम लोग देखते हैं, जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर देखते हैं कि वहाँ पेशवा महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो मराठा राजा होता है वो क्या होता है, वो नाम मात्र का राजा रहता है। तो इस तरीके से हम देखें कि 2 तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो मराठा साम्राज्य को जो है हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि पहले हम देखेंगे 17वीं सदी के उत्तरार्ध में। ठीक है, और इसका अगर टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1650 के से लेकर लगभग 1707 तक, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं होती, से लेकर 1707 तक। ठीक है, 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु तक। यहाँ पर देखो देखेंगे तो यहाँ पर हमको बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे कि शाहजी देखेंगे, जो शिवाजी के पिता होते हैं शाहजी। ठीक है, फिर इसी में हम लोग देखेंगे शिवाजी को देखेंगे यहीं पर, फिर राजा राम को देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग ताराबाई को देखेंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे इनको, इसके अंतर्गत ये चीज़। और फिर अगर हम इसके बाद 1707 के बाद, यानी दोस्तों 1707 के बाद, यानी जब तक मराठा साम्राज्य रहता है, फिर क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पेशवा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पेशवा की महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग देखते हैं ना, पेशवा पढ़ते हैं इसके अंतर्गत की महत्वपूर्ण भूमिका। ये हम लोग अलग से, इसको अलग से, यानी 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। ये दोस्तों प्रॉपर पूरा मॉडर्न आधुनिक भारत के अंतर्गत आता है पूरी तरीके से, और ये हम जो पढ़ते हैं इसको हम लोग दोस्तों मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये मैंने आपको एक ऐसी चीज बताई है जो आपको शायद ना पता हो, और सब पता रहेगा मगर इस तरीके से आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है कि हम लोग जब 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब हम देखते हैं कि जो मराठा साम्राज्य है उसका उद्भव होता है, तो उस क्रम में हम देखते हैं कि मराठा साम्राज्य की 2 पृष्ठभूमियां वो हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो हम देखते हैं कि राजाओं के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का क्या भूमिका रही है राज्य में, देश में, और दूसरा हम जब पेशवा, इसके बाद क्या होता है, राजा कमजोर हो जाते हैं, पेशवा महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाते हैं, तो फिर वहां पे देखते हैं कि पेशवा किस तरीके से निर्णायक भूमिका निभाने लगते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं।
तो हम लोग दोस्तों आज जो शुरू करेंगे वो आज यहां से शुरू करेंगे और फिर जब बाद में आगे बढ़ते हुए हम लोग इसको भी करेंगे आगे क्रम में। आज हम लोग जब मराठा साम्राज्य शुरू ही किया है तो हम लोग मराठा साम्राज्य को एंड तक ले जाएंगे, जहां जब तक इसका पता नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हम लोग इसको पढ़ेंगे। चाहे 1 क्लास लगे, 2 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, जितनी भी क्लासेस लगेंगी सब करेंगे, मराठा एम्पायर पूरा खत्म करके करेंगे, ठीक है। तो एक एक चीज को हम लोग बहुत डिटेल से और हर एक स्टोरी को तहत हम लोग सीखते चलेंगे। बस आप लोग का काम क्या है कि आप लोग जो मैं यहाँ पे लिखूंगा आप उसको शॉर्ट में लिखते चलिएगा। बाद में क्या है कि मैं आपको टेलीग्राम पर इसका एक पीडीएफ दे दूंगा। क्यों? क्योंकि हर चीज लिखाना दोस्तों संभव नहीं है, बहुत डिटेल में रहेगा। मैं कहानियां आपको सुनाऊंगा, उन कहानियां वो किताबों में वो उस पीडीएफ में भी होगी, कुछ मैं आपको फैक्ट बताऊंगा वो उस पीडीएफ में भी होगा। बट आपको मैं यहाँ पे जो फैक्ट लिखाऊंगा आपको रनिंग नोट साथ में बनाते चलना है। और जैसे मैंने अभी ये बनाया तो इसको बना लेना है। और क्या है, और जब टॉपिक खत्म होगा, टॉपिक खत्म होने के बाद मैं उसका पीडीएफ टेलीग्राम की क्रैकर जीएस एकेडमी चैनल के नाम से मैंने टेलीग्राम बनाया है, उस पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप आराम से निकाल के पढ़ लेना उसको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करेंगे। तो अब हम शुरू करते दोस्तों यहां से, यानी 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, वहां से हम लोग शुरू करेंगे इसकी बात को। तो हम इसको में डाल रहे हैं, आपने बना लिया होगा स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो अब बात हमारी यहां पर आती है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं कि हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि जो उद्भव यानी इनका उद्भव कैसे हुआ, इसके पीछे की हम थोड़ी आपको मराठों के उद्भव का कारण, इसके बारे में आपको डिटेल बता रहा हूं, क्योंकि ये आपके पीटी से तो कोई रिलेटेड नहीं है इसका। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा क्लियर करेगा, कॉन्सेप्ट, और आप इसको जानेंगे कि कैसे मराठे कैसे अस्तित्व में आए, कैसे मराठे अस्तित्व में आए, इस चीज को हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मराठों के उद्भव के पीछे जो कारण है हम उनकी चर्चा करेंगे पहले। क्यों, किस तरीके से मराठा उद्भव हुआ, क्या परिस्थितियां थी, किस वजह से आए हैं, तो इनको हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे किस मराठे जो हैं उसमें जो किस वंश से संबंधित थे, ये सारी चीजें हम लोग आगे देखते चलेंगे एक क्रम में हम लोग, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों मराठों के उद्भव का कारण। तो सबसे पहले मराठों के उद्भव का जो कारण है, देखो इसमें इतिहासकार हैं तरह तरह के अपना तर्क देते हैं। कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उनकी जो भौगोलिक परिस्थितियां थी उसने मराठों के उद्भव का में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, जो कट्टरवादी धार्मिक नीति थी हिंदुओं के प्रति, उसने मराठों को उद्भव का एक मौका दिया। तीसरे कुछ लोग कहते हैं कि जो दक्षिण भारत में जो दक्कन के एरिया में जो क्या कहते हैं भक्ति आंदोलन चल रहा था, जिसके तहत हम नाम सुनते हैं ज्ञानेश्वर, एकनाथ है ना, रामदास है ना, ठीक है, इस तरीके से हम लोग तुकाराम, इस तरीके से जो संतों का नाम सुनते हैं, उन्होंने भी मराठा धर्म के उद्भव में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसी के तहत क्या हुआ, मराठों का उद्भव हुआ। तो कुछ इस तरीके से लोग तर्क देते हैं। कुछ लोग और भी कहते हैं, ठीक है, हम लोग उसको पढ़ेंगे देखेंगे। कुछ कहते हैं कि जो दक्षिण भारत की जो राजनीति थी, जो बिखराव की जो राजनीति थी, उसने भी जो मराठा साम्राज्य है या मराठों का उद्भव का उसमें ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरीके से जो 4-5 तर्क है मैं आपको लिख दे रहा हूं, फिर आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। मैंने वैसे ही बता दिया आपको। तो पहला कहते हैं दक्कन की भौगोलिक स्थिति, दक्कन की भौगोलिक दोस्तों स्थिति, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। दक्कन की भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक परिस्थितियां, जो भी लिखना चाहें ऐसे करके, भौगोलिक परिस्थितियां, ठीक है। तो इसको आप पहला पॉइंट बनाएंगे, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप लिख लीजिए। फिर दूसरा है दोस्तों औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियां। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों ने भी क्या किया, इनके उद्भव का कारण बनाया। तीसरा
भक्ति आंदोलन। दक्षिण में भक्ति आंदोलन ने मराठों के उद्भव की पृष्ठभूमि तैयार की, बैकग्राउंड बनाया है। ठीक है। और चौथा है दोस्तों दक्षिण की तत्कालीन राजनीति। दक्षिण की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां। मैं एक दो आपको कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा रहा हूँ, इसको बहुत डिटेल से। यहाँ से अगर मेंस का क्वेश्चन भी आएगा तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 रीज़न है जो क्या होता है, जो मराठों के उद्भव के लिए एक कारण बन जाते हैं, एक है ना, जो मराठों के उद्भव के लिए एक तरीके से दे दो, कह लो आपकी आधार दे देते हैं, एक आधार बना देते हैं। ठीक है। तो दक्कन की भौगोलिक परिस्थितियाँ, जैसे कि हम बात करें इसकी, तो दक्कन की जो भौगोलिक परिस्थिति का हम बात करेंगे, जैसे बिंद के नीचे का जो इलाका है और जो कृष्णा नदी के उत्तर का, वहाँ से जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया भी है पीछे की जो दक्कन है उसको दक्कन का जो इलाका उसको किसको बोलते हैं, तो उसको बिंद के दक्षिण से लेकर और कृष्णा नदी के उत्तर का जो क्षेत्र है, वो जो बीच का क्षेत्र है उसको बोलते हैं दोस्तों दक्कन। और जस्ट उसके नीचे दक्षिण, जो कृष्णा नदी के दक्षिण से लेकर और नीचे पूरा एकदम डीप साउथ तक, उसको सुदूर दक्षिण बोलते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे क्या था दोस्तों, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति आप देखेंगे तो उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ इलाका है, पहाड़िया इलाका है। तो इसमें क्या होता था, ये जो मराठे लोग होते थे, ये क्या है, ये पहले से ही बहुत मेहनती और बहुत ही संघर्षशील होते थे, क्योंकि उस स्थिति में जीना, उस ऐसी जहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, जंगल हैं, उस जगह पे जीना ही एक बड़ी कह लो साहस का काम होता है, जहाँ पे आपको संसाधन कम हो, जो परेशानियाँ ज़्यादा झेलनी पड़े। तो उस क्रम में भी ये बहुत ज़्यादा अपने और वही लड़ाकू प्रवृत्ति के हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे रहता थे हमेशा, वहाँ पे जो भय बना रहता था वहाँ पे रहने के लिए। तो उस तरीके से ये वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों ने भी इनको बहुत ज़्यादा योगदान दिया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में दोस्तों लिखते भी हैं जो महागोविंद रनाडे हैं, उनकी पुस्तक है राइजिंग ऑफ द मराठा पावर, उनकी जो पुस्तक है महागोविंद रनाडे ने, उसमें लिखा भी है कि उनकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन्होंने भौगोलिक परिस्थितियों ने मराठों के उद्भव के लिए एक आधार प्रदान कर दिया। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों के बारे में तो दोस्तों दुनिया जानती है। उसने क्या किया था कि उसने मंदिरों को तोड़वा दिया, नए मंदिरों के पुनरुद्धार को रोकवा दिया। ठीक है। और जो पुराने मंदिर थे उनको तोड़वाया। ठीक है। नए मंदिर नहीं बनने दिए। ठीक है। और इसी तरीके जजिया कर लगा दिया, और भी उसने बहुत सारे कट्टर विरोधी काम किए। इससे क्या हुआ, इससे हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के मन में उसके प्रति एक घृणा का भाव था। और ऐसे में एक हिंदू शक्ति का वो आधार ढूंढ रहे थे कि कोई हिंदू राजा या हिंदू जो सरदार है वो आगे आए, जो क्या है औरंगजेब का विरोध करे। तो ऐसे में ही शिवाजी का उद्भव हुआ। और शिवाजी का जब ऐसे में उद्भव हुआ औरंगजेब के प्रति विरोध में, तो लोगों ने उसको, जो हिंदू समुदाय के जो लोग थे, उसने उसको प्रेम दिया उन्होंने उसको बहुत सहायता दी, बहुत सलाह दी। इसी वजह से क्या हुआ, इनको भी मराठे साम्राज्य उभर कर सामने आए। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, जैसे इसमें देखेंगे तो ये औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति है, इसमें भी जो है महागोविंद रनाडे हैं, यदुनाथ सरकार हैं, ये जो कहते हैं कि इन्होंने क्या है, इसी पृष्ठभूमि ने जो मराठों के उद्भव के लिए तत्काल एक परिस्थितियां निर्मित कर दी थी। ठीक है। तो ये बात कर लेंगे। दक्षिण में भक्ति आंदोलन ने मराठों के उद्भव की पृष्ठभूमि तैयार की, ये भी एक है, क्योंकि दोस्तों क्या है कि दक्षिण में उस समय जो कह सकते हैं हालांकि जो जैसे विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो हिंदू था। इसके बाद विजयनगर आप देखेंगे तो वो मुस्लिम था। बट उसके जस्ट नीचे जब हम जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे मुस्लिम सत्ता नहीं रहती इतनी ज़्यादा, वहाँ पे हिंदू ही शासक रहते हैं। तो तुकाराम है या संत तुकाराम है या संत रामदास है या एकनाथ है या ज्ञानेश्वर, ये सब क्या थे उस समय हिंदू धर्म में, जो दक्षिण में जो कुरीतियाँ थी उनके सुधार के लिए काम कर रहे थे, जिसके तहत वो लोग जातिगत है, हिंदू जो मुस्लिमों स्त्रियों की दशा में सुधार है, इन सब में काम कर रहे थे। और वो एक महाराष्ट्र धर्म में वो जो है एक महाराष्ट्र धर्म की संकल्पना कर रहे थे कि वहाँ पे हिंदू धर्म जैसी एक संकल्पना होनी चाहिए।
तो इसने, और जिसमें अगर आप देखेंगे कि रामदास जो हैं, जो शिवाजी है उनके गुरु भी होते हैं, जिनको उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो इसी क्रम में एक महाराष्ट्र धर्म नाम का भी एक धर्म निकल कर आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम कर रही थी। और बात करते हैं दोस्तों दक्षिण की तत्कालीन राजनीति। अब अगर देखेंगे दक्षिण की तत्कालीन राजनीति उस समय, जैसे हम बात कर रहे हैं 17वीं शताब्दी के मध्य की, तो देखेंगे दोस्तों अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार, बीदर, जिसमें बरार और बीदर तो पहले ही विलय कर लिए गए थे, तीन बड़े क्षेत्र बचे थे, जैसे अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर। तो इनमें हमेशा प्रतिद्वंदी थी, मतलब हमेशा संघर्ष की भावना चलती रहती थी। संघर्ष की भावना ऐसे कि जैसे गोलकुंड जो अहमदनगर है, अहमदनगर को दोस्तों मैंने जब आपको मुगल साम्राज्य पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि आधा जो अहमदनगर है वो और जो अकबर ने जीत लिया था। उसके बाद जहांगीर के शासनकाल में वो आधा ही बना रहा, फिर शाहजहां ने उसको पूरा अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे कि छोटे छोटे राज्य होते हैं दक्षिण में और वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। और वो क्या है, अब ये तीनों दोस्तों देखेंगे तो ये तीनों मुस्लिम सत्ता थी, तीनों ही मुस्लिम थे और इसमें प्रजा, ज़्यादातर प्रजा जो थी वो हिंदू थी। और मराठा जो दक्कन का इलाका है, जो कर्नाटक या आंध्र प्रदेश के जो इलाके वाले एरिया में देखेंगे तो मराठा वहाँ पे हिंदू थे और उस तरीके लूट खसोट की स्थितियाँ ज़्यादा बनी रहती थी। तो इस वजह से भी क्या हुआ कि आपस में राजा लड़ रहे हैं, तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो मराठा थे, जैसे मराठे जब शाहजी को देखेंगे तो शाहजी देखेंगे धीरे धीरे शक्तिशाली होते जाएंगे। और इधर देखेंगे तो शिवाजी अपना आराम से दुर्ग जीतते जाते हैं, कोंकण का, तोरण का, ठीक है, सिंहगढ़ का, फिर इसी तरीके से वो बीजापुर में हस्तक्षेप करते हैं। इस तरीके से वो क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, वो शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने लगते हैं। जब वो अफजल खां को मार देते हैं और शाइस्ता खां को हरा देते हैं तो फिर एक मराठा पावर, एक मराठा संघ जैसा उभर कर आता है कि जो जितने भी मराठा सरदार होते हैं, जितने भी हिंदू सरदार होते हैं, वो शिवाजी के झंडे के नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिण में अब उनके जैसा कोई शक्तिशाली राजा नहीं बचा था। तो इस वजह से कहेंगे कि दक्षिण की जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं, उन्होंने भी जो वो परिस्थितियां थी, उन्होंने भी क्या है, जो मराठा हैं उनके उद्भव के लिए एक पृष्ठभूमि, एक आधार प्रदान कर दिया। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इस तरीके से मैंने आपको मराठों के उद्भव का कारण क्या था मैंने ये बता दिया। ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आप आराम से, बट ये शॉर्ट लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है, इनके अंदर की जो कहानियां हैं वो मैंने बता दी, एक्सप्लेन कर दी। अगर आप चाहें तो इसको रिकॉर्डेड पॉज कर करके बार लिख भी सकते हैं एक को, और चाहे तो ये यहाँ पे जैसे मैंने आपको संत रामदास का नाम लिया है तो वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ मैं आगे शिवाजी के जब वो पढ़ाऊंगा तब भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा पानी पी लो दोस्तों, बहुत, ठीक है। तो ये बात होगी, बात समझ में आ गई दोस्तों मराठों के उद्भव का। अब हम चलते हैं दोस्तों, मराठा को उद्भव पढ़ लिया तो अब हम देखेंगे कि मराठे जब उद्भव हुए तो सबसे पहले इनका राजवंश क्या था, इनका राजा कौन थे, ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही ना, मैं किस तरीके से आपको एकदम डिटेल में लेके जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसकी ज़रूरत है, चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कोई भी पेपर पढ़ेंगे, मैं जितना दे रहा हूँ उतना कंटेंट बहुत सफिशियंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों मराठा कैसे आए। ये उद्भव के बाद हमने बात कर ली, तो उद्भव में मतलब ये कैसे अस्तित्व में आए, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इनके जो वंश था, जो इनका वंशज था, अगर हम बात करें दोस्तों, जो वंश था वो दोस्तों मेवाड़ के सिसोदिया वंश से इनका संबंध है। किससे दोस्तों? मेवाड़ के सिसोदिया वंश से, सिसोदिया वंश से, मेवाड़ के सिसोदिया वंश से इनका ये वंशज हैं, है ना, इनके वंशज थे, मतलब कह सकते हैं ऐसा। मेवाड़ के सिसोदिया कैसे? मेवाड़ के सिसोदिया कहाँ है दोस्तों? ये राजपूताना के क्षेत्र में ये शासन कर रहे थे। जब 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब राजपूतों को जब जीता तो उसी क्रम में उसने मेवाड़ पर भी हमला किया और मेवाड़ को 1303 में क्या हुआ, जीत लिया। और जब उसको जीता तो वहाँ के जो वंशज थे वो सज्जन सिंह जैसे हैं, आपको नाम नहीं याद रखना है, वो राजपूताना का क्षेत्र छोड़कर दक्कन वाले इलाके में आ गए। और जब वो दक्कन में आए तो उन्होंने क्या किया, जो अहमदनगर, जब मैं पढ़ा रहा था तो अहमदनगर में उन्होंने क्या की, नौकरी कर ली, सैनिक की नौकरी करने लगे वहाँ पे। फिर क्या हुआ, वहाँ उनके जो वंशज है, कभी अहमदनगर कभी बीजापुर, इसी तरह ये दो राज्य थे, इनमें भटकते रहते थे, कभी यहाँ से भागे वहाँ चले गए, वहाँ से भागे यहाँ, ये इनकी परिस्थितियाँ चलती रहती थी इस तरीके से। फिर इसी क्रम में शाहजी आए। शाहजी का जब जन्म है ना, शाहजी आए, शाहजी है ना, शाहजी जो शिवाजी के मतलब पिता हैं, ठीक है, ये याद रखना है हमको, बीच के राजा ज़्यादा नहीं याद रखना है, शाहजी से हमको ज़्यादातर संबंध रखना है, ठीक है, याद रखना है।
तो शाहजी जब आए तो शाहजी पहले अहमदनगर में शासन कर मतलब वो सैनिक बने रहे। फिर अहमदनगर को किसी बात से लेकर उनका झगड़ा हुआ, फिर वो बीजापुर में चले गए। फिर बीजापुर से उनका झगड़ा हुआ तो वो शाहजहाँ के शासनकाल में वो क्या हुए और मुगलों के अधीन चले गए। वहाँ 5000 मनसबदार भी रहे। ये मनसबदार मैंने बताया है आपको, 5000 मनसबदार भी रहे। फिर शाहजहाँ से के वहाँ से छोड़कर फिर वो अहमदनगर आ गए। तो अहमदनगर में फिर कह सकते हैं कि फिर तत्कालीन रूप से फिर अहमदनगर में ही टिक गए। उस समय अहमदनगर का जो राजा था वो मर गया था, उसका एक संरक्षक मतलब उसका छोटा 10 साल का पुत्र था, वो उसको इन्होंने शाहजी ने क्या बनाया, राजा बनाया और उसकी संरक्षक के रूप में वो शासन करने लगे। ठीक है, राजा वो था और शाहजी इनके संरक्षक के रूप में अहमदनगर में शासन। बट शाहजहाँ के अंतिम समय में 1334-35 में क्या हुआ, शाहजी ने क्या किया, अहमदनगर पर हमला किया और अहमदनगर को जीत लिया। आधा अहमदनगर तो पहले से था ही उनके अंतर्गत, जो आधा बचा था उसको भी क्या किया, मुगलों ने जीत लिया। और फिर क्या हुआ, शाहजहाँ की पराजित हुए और शाहजहाँ से संधि हुई और संधि के तहत क्या हुआ, शाहजहाँ को वहां से छोड़कर जाना पड़ा और फिर शाहजहाँ चले गए बीजापुर। बीजापुर से जाने के बाद फिर उसके बाद वहां से वो फिर उस तरीके से चलते रहा उनका और फिर धीरे धीरे उनकी एक कह लो कि एक तरीके से वो धीरे धीरे क्षेत्र उनका प्रभाव पड़ने लगा। बीजापुर के शासनकाल में जैसे मलिक इन सबके शासनकाल में धीरे धीरे सारी चीज़ें चलने लगी। फिर इसी क्रम में वो जो शाहजी हैं उन्होंने काफ़ी क्षेत्र जीते। तो जो बीजापुर का क्षेत्र जो राजा था, उस जो सुल्तान था कह लो, वो खुश हुआ वहाँ उनसे और सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही थी। और उनको कुछ क्षेत्र भी मिले जैसे पूना है और ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से जीती और चीज़ें पूना पूसा में उन्होंने अपनी जागीरें बनाई। इस तरीके सब चलता रहा। ठीक है, मैं उसको इतना डिटेल से नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं, हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिवाजी तक पहुँचना। फिर क्या हुआ, 1627 ईस्वी में शिवाजी का है ना, शाहजी की का विवाह हुआ दोस्तों जीजाबाई से। शाहजी का विवाह हो गया दोस्तों जीजाबाई से। ये कहानी है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको PDF में मिल जाएगी, मैं आपको बस पढ़ा रहा हूँ। इन्हीं से जन्म हुआ दोस्तों शिवाजी का, इन्हीं से जन्म हुआ दोनों से शिवाजी का। कब दोस्तों, 1627 में। ठीक है, ये सिवनेर में इनका जन्म हुआ था, सिवनेर में शिवाजी का। ठीक है, ये बात करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि शाहजहाँ की एक बहुत तरीके से मतलब कह लो संघर्ष की जो दिन थे वो चलते रहे और 1664 ईस्वी में शाहजी की डेथ हो गई। ठीक है, अब शाहजहाँ को हम लोग छोड़ देते हैं, अब हम लोग सीधे आ जाते हैं शिवाजी पे क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है। तो शाहजी के जो पुत्र थे संभाजी और शिवाजी, जिसमें शिवाजी बहुत ज़्यादा योग्य थे। शिवाजी का जन्म दोस्तों 1600, हम अब बात करते हैं शिवाजी, इसको लिखते भी चलेंगे और इसको हम लोग पढ़ते भी चलेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये सिसोदिया वंश से संबंधित थे, मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे, ये इनका वंशज है मराठों का। ठीक है, ये याद रखना है। मराठा ये क्यों कहलाया, क्योंकि ये मराठा वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ये इन्होंने अपना उद्भव और शक्तिशाली हुई, इसलिए इसको मराठा कहते हैं। ठीक है, हालांकि राजपूत अगर देखा जाए तो राजपूताना पृष्ठभूमि से ही आते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आप दोस्तों शिवाजी राजे है ना, शिवाजी 1627 से 1680 तक। ठीक है, इनका लंबा पीरियड रहा है, काफ़ी समय तक ये जीवित रहे हैं और इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे भारत के लिए। तो ये देखेंगे हम। तो शिवाजी का दोस्तों सबसे पहले हम देखते जन्म का हम समझ गए 1627 में, तो जन्म स्थान हम लोग देखते थे। ठीक है, पूछ लिया जा सकता है। फिर इनके पिता देख लेते हैं, इनकी माता देख लेते हैं। ठीक है, और इनके गुरु देख लेते हैं। ठीक है, सबका नाम लिख लेंगे ताकि कभी पूछा जाए तो आपको याद रहे। तो जो जन्म स्थान वो सिवनेर है दोस्तों, सिवनेर महाराष्ट्र में ही है, सिवनेर। ठीक है, पिता जो है इनके पता ही है दोस्तों, शाहजी हैं। ठीक है, माता जो है जीजाबाई है दोस्तों, इनकी जीजाबाई। गुरु है दोस्तों रामदास, संत रामदास। ठीक है दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है 10 बोध करके। ठीक है दोस्तों, 10 बोध करके इनकी एक पुस्तक है, वो याद रखना है, 10 बोध करके, ये याद रखना है। इनकी पुस्तक है 10 बोध, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। 10 बोध एक इनकी है ना, 10 बोध इनकी पुस्तक है। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया है, कर्म दर्शन का सिद्धांत दिया है। कर्म दर्शन पर इन्होंने सिद्धांत दिया है, उनको कर्म दर्शन। ठीक है,
याद रखना है। 10 बोध इनकी पुस्तक है संत रामदास की, उसमें कर्म दर्शन, ठीक है, कर्म दर्शन पर उन्होंने एक बात की है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये शिवाजी की बात होगी। तो शिवाजी के, हाँ ये याद रखना है, इनके संरक्षक, ये भी पूछ दिया जाता है, इनके संरक्षक की बात करेंगे तो दोस्तों इनके संरक्षक थे, इनके खुद के दादाजी थे वो कोंडदेव थे, कोंडदेव, ये सारे पीटी के फैक्ट हैं। कोंडदेव कौन थे? कोंडदेव, इनके दादाजी भी थे ये, ठीक है, याद रखना है इसको, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे आप लोग, दादाजी कोंडदेव। तो ये इस तरीके से हम लोग इनकी कुछ चीज़ों को बारे में जान गए। अब इनके हम थोड़े से जानेंगे। क्या हुआ दोस्तों, ये 1627 में जब इनका जन्म हुआ तो ये अपने दादाजी के संरक्षण में पूना के इलाके में ये रहते थे, पूना वाले इलाके में, ये वहाँ पे इनके दादाजी जागीरदार भी थे वहाँ के, तो वहाँ पे ये रहते थे। तो जब तक दादाजी रहे तब तक तो ये बहुत शांत में रहे, क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा खुलकर और सारी चीज़ें में योगदान करने में भूमिका मिल नहीं पाती थी। बट जैसे इनके दादाजी का डेथ हुआ, फिर ये उभर कर आने लगे। कैसे? इन्होंने 1643 ईस्वी में मात्र 16 साल की उम्र में पहली बार इन्होंने सिंहगढ़ का जिला जीत लिया। उस समय क्या था कि ज़्यादा वो भी नहीं था, मतलब क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्र थे, तो एक किला जीता तो मराठों को, मतलब और जी जो मराठे सरदार थे उनको इस तरीके से चीज़ों को और नहीं, उन्होंने इस तरीके से नहीं लिया कि ये कोई एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर आएंगे मराठा, मतलब जो शिवाजी हैं। फिर इन्होंने धीरे धीरे तोरण है, कोंढाना है, इस तरीके के जिले जीतते चले गए। जब इनके जिले जीते तो इनकी प्रभाव बढ़ने लगा, और जब प्रभाव बढ़ा तो जो क्या कहते हैं बीजापुर है और मुगल साम्राज्य है, ये दोनों इनके प्रभाव बढ़ते हुए प्रभाव को लेकर चिंतित होने लगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, हमेशा क्षेत्र को जीतते थे, और जीतने के क्रम में क्या होते थे उसमें लूटपाट भी करते थे। शिवाजी क्या करते थे, जैसे चौथ वसूल करते थे, है ना, ये सारी चीजें हम लोग प्रशासन में पढ़ेंगे इनके। तो चोर जो चौथ है उसको वसूल करते थे, और दूसरी चीज अपने आसपास के जितने इलाके उनमें युद्ध किया, लूटा, और जो माल है वहां का लूट लेकर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चल रहा था। तो इस क्रम में जब क्या कहते हैं शिवाजी का जब उद्भव हो रहा था, तो औरंगजेब और बीजापुर के जो सुल्तान है, जो बीजापुर का शासक और औरंगजेब बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगे कि कहीं ना हो, धीरे धीरे ऐसा ना हो कि ये हमारी जो प्रतिष्ठा है, क्योंकि ऐसा हो रहा था ना, क्योंकि ये जो शिवाजी वो दोनों के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे थे, बीजापुर पर आक्रमण करने लगते थे। और जैसे अहमदनगर है, अहमदनगर किसके अंतर्गत है, तो औरंगजेब के अंतर्गत आ गया था, क्योंकि उस समय औरंगजेब इनके समकालीन हो गया था। तो औरंगजेब जब आ गया तो औरंगजेब और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था अहमदनगर, और ये अहमदनगर पर हमला करते थे। तो इससे क्या होता था, मुगलों की प्रतिष्ठा और बीजापुर की शासक की प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचती थी। तो इस तरीके में क्या हुआ, जैसे 1600 क्या हुआ कि जब कह सकते हैं कि जो अब बात यह है ना कि अहमदनगर पर 1643 ईस्वी में जब इन्होंने पहली बार हमला किया अहमदनगर के पास के इलाके में, तो उस समय वहाँ पे औरंगजेब सूबेदार था, क्योंकि जहांगीर उस समय शाहजहां जो था उस समय शासक था मुगलों का। तो उस समय तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बट ये शंका हो रही थी कि ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये हमारे क्षेत्र पर भी हमला करेंगे। इस तरीके ये बीजापुर के आसपास के इलाकों को ये जीतते रहते थे, आसपास के इलाके। तो इस तरीके शंका बढ़ रही थी दोनों के शासकों के मन में। इसी क्रम में क्या हुआ, 1657-58 मैंने पढ़ा है कि वो शाहजहां बीमार हो गए थे। शाहजहां की बीमार होने के बाद क्या हुआ कि जो उनके जो पुत्र हैं दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में वो क्या कहते हैं उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो गया। उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने लगा दोनों के बीच, और औरंगजेब को जो दोस्तों दक्कन का इलाका छोड़ के कहाँ जाना पड़ा, उत्तर भारत में जाना पड़ा, क्योंकि दक्कन का सूबेदार वही था। जब वहां से वो छोड़ के गया तो शिवाजी ने क्या किया, दक्कन के जो अहमदनगर था जो इनके नियंत्रण में था उस पर हमला किया। जब उस पर हमला किया तो उधर औरंगजेब जीत गया था, दारा शिकोह को मार दिया, गला काट दिया, मैंने बताया था, ठीक है। और फिर वहां का मुगल शासक बन गया। तो उसको दंडित करने के लिए क्या किया था इसने, कई प्रयास किए। तो उससे पहले दोस्तों देखेंगे कि बीजापुर के शासक ने जो 1658 ईस्वी में क्या किया था कि इसको जो शिवाजी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए जो बीजापुर के शासक ने क्या किया, अपने एक शक्तिशाली सूबेदार को भेजा। कौन था दोस्तों शक्तिशाली सूबेदार, तो अफजल खां को भेजा इसको दंडित करने के लिए। अफजल खां एक बड़ी सेना लेकर आया था। और एक चीज आपको याद रखना है कि जो शिवाजी थे वो मैदान की लड़ाई नहीं लड़ते थे, क्योंकि जैसे अफजल खां है, जैसे बीजापुर है, ये बड़ा राज्य था, उनके पास सेना भी ज्यादा थी, सेना शक्ति बल था, धन अधिक था। तो इस वजह से ये सामने की लड़ाई नहीं लड़ते थे, ये क्या करते थे छापेमार युद्ध करते थे। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई इनके क्षेत्र पे हमला करता था तो ये छिप जाते थे, छिप के जैसे सेना रास्ते में जा रही तो फिर उस पर हमला किए और पीछे से हमला किए फिर गायब हो गए। तो ये क्योंकि उस क्षेत्र में रहते थे, उसकी जो दुर्गम पहाड़ियां थी उससे पूरी तरीके से परिचित थे, तो उसका ये लाभ उठाते थे। और इसी वजह से दोस्तों अफजल खां जो बीजापुर का शासक जो कह लो सरदार था, वो इस बात को समझता था कि हम अगर
शिवाजी से अगर हम वैसे युद्ध करना चाहेंगे तो वो सामने से हमसे लड़ेगा नहीं, और सामने से लड़ेगा नहीं, और छापामार युद्ध में हम उससे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कब आते हैं कब गायब हो जाते हैं ये हमको पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसने एक योजना बनाई। उसने कहा कि शिवाजी को हम बुलाते हैं मिलने के लिए, और मिलने के लिए बुलाने के क्रम में क्या है कि हम उसको धोखे से मार देंगे। उसने ये योजना बनाई, और शिवाजी का जो गुप्तचरी तंत्र था वो बहुत मजबूत था, और शिवाजी ये चीज़ को भाप गए थे कि ये जो ना है कि जो है ना कि हमको कहीं ना पकड़ेगा, या तो पकड़ के बंदी बनाएगा या हमको मार देगा। इसको मौका मिला तो पकड़ भी लेगा, और मौका नहीं मिला तो यह हमको मार भी सकता है। तो इस चीज़ को पता चला, तो शिवाजी इससे मिलने के लिए राजी होगा, बट ये पहले से योजना समझ गए थे और इन्होंने अपनी योजना बना ली। इन्होंने अपने सिपाहियों को छुपा दिया आसपास कि अगर कहीं मुझे मतलब मुझ पर हमला होता है तो आप भी पीछे से हमला कर दीजिएगा, बट जब तक हमला ना हो तब तक आप शांत रहिएगा। तो दोनों लोग मिले, और दोनों लोग मिले एक बाग में, और इसी क्रम में क्या है कि जब जो अफजल खान था वो थोड़ा तगड़ा मोटा और लंबा चौड़ा था, तलवारबाज था, बहुत मतलब ख्याति प्राप्त था। तो उसने सोचा कि गले में जो शिवाजी हैं वो थोड़ा ज़्यादा कदकाठी के ज़्यादा नहीं थे बट थे, तो उसने क्या सोचा कि इनको हम गले में लगा के और इनको हम वहीं चाकू से मार देंगे। बट गले लगने से पहले ही शिवाजी तैयार हो गए, और उन्होंने जैसे ही गले लगे अफजल खां को पहले से ही मार दिया। और इस तरीके से जब अफजल खां को मारा तो उसकी जो मुस्लिम सेना थी वो टूट पड़ी, और पीछे से शिवाजी की सेना ने भी अफजल खां की सेना का नरसंहार किया काफ़ी जोरों से। ठीक है, फिर यहीं से दोस्तों क्या हुआ, शिवाजी की ख्याति धीरे से और बढ़ी, क्योंकि अफजल खां कोई जाना माना एक सेना नायक था जो दक्कन में उसकी बहुत चलती थी। ठीक है, एक उसका लोहा मानते थे लोग। इसके बाद क्या हुआ, 1659 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, जब बीजापुर को जीता, बीजापुर के फिर लूज कठोर करी, और इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, जो शिवाजी इन्होंने अहमदनगर पर हमला कर दिया, और अहमदनगर आता था दोस्तों मुगलों के अंतर्गत। फिर यहीं से क्या हुआ, अब मुगलों की प्रतिष्ठा पर आंच पहुंची। तो फिर क्या हुआ, जो ये क्या कहते हैं मुगल साम्राज्य के जो मुगल शासक जो औरंगजेब है, उसने क्या है कि अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा, जो सूबेदार बनाकर भेजा कहाँ का, दक्कन का, और कहा कि हमें शिवाजी चाहिए चाहे जिंदा या मुर्दा, है ना। और वो देखो एक चीज बता दें, जो औरंगजेब है वो शिवाजी को ज़्यादा भाव नहीं देता था। वो कहता था ये एक सूबेदार है, एक छोटा सा सरदार है, और इसको औरंगजेब जो है शिवाजी को पहाड़ी चूहा बोलता था, है ना, कि ये चूहा है, आता है बाहर हमला करता है और बिल में छुप जाता है, इस तरीके से उसको वो कहता है। ठीक है, तो उसको दंडित करने के लिए उसको भेजा शाइस्ता खां को। तो शाइस्ता खां से ये सामने से लड़ नहीं सकते, तो जो पता था, तो शाइस्ता खां पुणे में रुके थे। और रात में क्या हुआ, पुणे में जब शाइस्ता खां रुके थे तो इन्होंने क्या किया कि ये एक बारात में शिवाजी और उनके जो साथी हैं बारात में शामिल हो गए, और उसी बारात के बहाने क्या हुए, जो जहाँ पर ये क्या कहते हैं शाइस्ता खां रुका था रात में, उस पर हमला कर दिया, और उसी हमले में शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया और उसका पुत्र जो है वो मारा गया, और शाइस्ता खां वहाँ से भागा औरंगजेब के दरबार की ओर। औरंगजेब को जब इस चीज़ की खबर लगी तो उसने शाइस्ता खां को कहा कि अगर आप मेरे सामने आ जाएंगे, भले आप मेरे मामा हैं, मगर आपको मैं दंडित करूंगा। और वहीं से कहा कि आप रास्ते से ही सीधे चले जाइए, आप बंगाल का सूबेदार बनाइए। तो वहां से उसको भगा दिया, बंगाल के सूबेदार बना दिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या हुआ, और अब मुगलों की जो प्रतिष्ठा है वो और ज्यादा, जब मुगलों को शिवाजी ने हराया तब मराठों के अंदर एक जैसी कह सकते हैं ना, एक संघ जैसी भावना गुजरी। तो फिर क्या हुआ, जो मराठे जितने दक्कन के जितने हिंदू सूबेदार थे वो सब क्या है शिवाजी के झंडे के नीचे आ गए और शिवाजी को नेतृत्व प्रदान कर दी। ठीक है, अब जब ये बात हुई तो जब मुगल शासक भाई एक बड़े सल्तनत का शासक है ना, तो उसने क्या किया, शिवाजी को दंडित करने के लिए फिर जय सिंह को भेजा, जो कछवाहा के शासक थे, जय सिंह को भेजा। जय सिंह सूबेदार भी थे उसको दंडित करने के लिए दक्कन भेजा। और जब दक्कन भेजा तो फिर क्या हुआ, शिवाजी का युद्ध हुआ जय सिंह से और शिवाजी हारे। और फिर यहाँ क्या हुआ, पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि के तहत ये हुआ कि शिवाजी को जो 35 किले थे उसमें से 23 किलो मुगलों को देना पड़ा शिवाजी को। ठीक है, कहानी है, आप लिखते चले चाहे तो। ठीक है, पुरंदर की संधि हुई जिसमें क्या हुआ, शिवाजी ने मुगलों को 35 में से 23 किलो मुगलों को देना स्वीकार किया। और क्या किया कि मुगल सूबेदार बनने के लिए और मुगल के खिलाफ युद्ध ना करने के लिए इन्होंने वचन दिया, और इनके जो शिवाजी थे उनके पुत्र को 5000 मनसबदारी देने की बात हुई। तो इस तरीके ये 3 बातें होती है पुरंदर की संधि में। और फिर क्या हुआ, जब पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने, जो जय सिंह ने क्या है कि शिवाजी को आश्वासन दिया कि आप मेरे साथ चलिए मुगल दरबार में और मैं आपको आपकी सुरक्षा का वचन देता हूं। और राजपूताना भाई अपने वचन के लिए पक्के थे, शिवाजी ये चीज़ जानते थे और उनकी इच्छा के अनुसार वो चले गए।
जब वो वहाँ पहुँचे तो उस दिन क्या था कि शिवाजी का जो औरंगजेब था उसका जन्मदिन था। तो जब इनको भी पता चला तो ये भी अपनी तरफ से भेंट ले गए, और जब औरंगजेब को दी तो औरंगजेब ने इनको भाव नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था, इसको छोटा सरदार मानते थे शिवाजी को, और एक पहाड़ी चूहा बोलता था हमेशा। तो जब भाव नहीं दिया तो उनको ठेस पहुंची शिवाजी को, बट उन्होंने इग्नोर कर दिया वहाँ पे। फिर क्या हुआ कि इनको जो खड़ा होने के लिए क्या होता था, अलग अलग मनसबदारी होती, जैसे 10,000 मनसबदार हैं, 7,000 मनसबदार हैं, 5,000 मनसबदार, ये पद होते, ये एक तरीके से अधिकारी होते थे और उनकी पद के अनुसार उनको मनसबदारी मिलता था। तो इनको क्या किया, जो इनके पुत्र का जो मनसबदार था 5,000 शिवाजी को क्योंकि दिया गया था उनको, उसी लाइन में इनको भी खड़ा कर दिया शिवाजी को। तो इस चीज़ से शिवाजी रुष्ट हो गए कि हमारे पुत्र के समान आप, ये तो 5,000 तो हमारे पुत्र को मनसबदारी दी गई, वही आप हमें देंगे। तो इससे उनको लगा कि ये हमारे सम्मान को आघात पहुंचा रहे हैं। फिर क्या हुआ, शिवाजी वहां से जाने लगे। जब वो दरबार में इस तरीके छोड़ के भागने लगे तो औरंगजेब ने जयसिंह से पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगे जंगल का शेर बाहर आ गया, जंगल का शेर बाहर आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि शिवाजी के सामने वो जो है, जो जयसिंह है, औरंगजेब के सामने शिवाजी की जयसिंह शिवाजी की तारीफ कर रहे थे, ऐसा नहीं था। वो कह रहे थे कि जो पहाड़ी इलाके और जंगल वाले इलाके में रहने वाला एक वो है, वो मुगल दरबार की चीज़ों को नहीं जानता है, नियम कानून नहीं जानता है, और वो थोड़ा बड़ा किया। और फिर वहीं से क्या हुआ, शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है और शिवाजी को कैद में डाल दिया जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, कैद में डाल दिया जाता है शिवाजी, कुछ दिन तक तो ऐसे रहते हैं। फिर ऐसा दिखाने लगते हैं औरंगजेब को कि मैं उनकी अधीनता स्वीकार कर लिया हूँ, मेरे अंदर अहंकार चला गया है और मैं अब मुगलों के प्रति वफादार हो गया हूँ। धीरे धीरे क्या हो, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो बीमार होने के नाटक बना लिए। फिर इसी क्रम में उन्होंने कहा कि हमें अपने कुलदेवी है, मैं बीमार हूँ तो मुझे कुलदेवी की अपनी पूजा करने के लिए मुझे मिठाइयाँ डेली भेजानी होती। तो उस क्रम में उन्होंने रोज़ मिठाइयाँ आती, रोज़ जाती। फिर एक दिन क्या हुआ, वो मिठाइयों के डब्बे में ही घुस के निकल गए, ठीक है, छूट चले गए। तो इस तरीके से आप देखें कि शिवाजी एक चालाक, बुद्धिमत्ता पूर्ण और साहसी, विवेकपूर्ण व्यक्ति थे, जिनके अंदर हर तरीके गुण थे, छल कपट युद्ध बल हर चीज का, ठीक है। वो किससे छल करना है, किससे कपट करना है, किससे युद्ध करना है, कब युद्ध नहीं करना है, किसके सामने करना है, ये सारी चीज़ों वो हर भली भांति समझते थे। और एक शासक के अंदर ये गुण होने चाहिए, क्योंकि अगर हम ताकतवर के सामने, जहां हम जानते कि जहां हम नहीं जीत सकते हैं, वहां अगर हम जा रहे हैं तो हम बेवकूफ़ी, क्योंकि अभी हमारा अस्तित्व ही खतरे में है, और हम उस खतरे में लिया हुआ अस्तित्व है उसी को हम लेकर जा रहे हैं युद्ध, तो वो भी और समाप्ति हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को शिवाजी अच्छे से समझते थे, ठीक है। तो शिवाजी के बारे में ये इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का हमारा ये रहेगा आज का, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, मैंने आपको लिखाई नहीं, क्योंकि ये कहानी ही है। मैंने कहा है ना कि मैं आपको PDF दे दूंगा, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ें नोट करने वाली होंगी वो आप आराम से नोट कर लीजिएगा, बट आप सुन लीजिए इसको आराम से, ठीक है। जैसे प्रशासन इसको इनका पढ़ाना होगा, या जैसे पेशवाओं के बारे में जब पढ़ाना होगा तो मैं इनको लिखूंगा, क्योंकि फिर मुझे अलग अलग बारे में, अभी शिवाजी होल पढ़ रहे हैं तो शिवाजी तो वैसे ही एक महान व्यक्तित्व है, जिनके बारे में जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही कम है ना। इन्होंने ही एक हिंदू पातशाही चलाया था, ठीक है। हिंदू धर्म के जीर्णोद्धार, हिंदू धर्म उद्धारक के रूप में उभर कर आए थे। इन्होंने गाय और ब्राह्मणों को संरक्षण देने का वचन दिया था। तो इस तरीके से ये धर्म उद्धार के रूप में भी काम करते हैं कि हिंदू जो है इनके प्रति आकर्षित हो, हिंदुओं को ये अपना बल बनाए। एक हिंदू पातशाही मतलब एक अटक से लेकर कटक तक हिंदू राजा का ही साम्राज्य हो, ये सारी इनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी। बट ये क्या हुआ, आकस्मिक इनकी डेथ हो जाती है, फिर इस तरीके से चले जाते हैं। तो फिर इनके बाद इनके साम्राज्य का बिखराव होने लगता है, ठीक है। क्योंकि ये औरंगजेब के शासनकाल, औरंगजेब तो बना रहता है बट इनकी औरंगजेब से पहले ही डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये सारा चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो 1680 में डेथ होती है और औरंगजेब तो 227 साल और शासन करता है, तो आप देखेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं शिवाजी के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा शिवाजी के बारे में आज हमने चर्चा की और बहुत डिटेल से मैंने चर्चा की, आपको कहानी के थ्रू समझाया, आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो आज तक हम मतलब दोस्तों यहीं तक रखते हैं, आगे कल करेंगे। और हाँ दोस्तों,
ज्योग्राफी का जो मैंने बताया आपको, तो ज्योग्राफी की जो क्लासेस है 3 मैंने करा दी, आप जरूर देखें उसको, बहुत डिटेल से मैंने कराया। जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, हर चीज़ को, मेरी एक आदत है, मैं छोड़ता कुछ नहीं हूँ, मैं एकदम कंप्रिहेंसिव लेता हूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़े, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ज्योग्राफी का सेशन दोस्तों बहुत डीप में है, उसको आप जरूर करिएगा, निवेदन है मेरा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को पसंद आई हो, सेशन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों दूसरों को जरूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।